बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक की जो वीकली अपडेट है इसके साथ हाजिर हैं और देखते हैं कि इस वीक में ऐसा क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थीम है वो आपको पता है, यूएस ईरान सीज़ फायर है। सीज़ फायर कह लें, इसमें जंग बंदी कह लें, पता नहीं क्या चल रहा है। एज़ पर द डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स, यूएस ने कोई 7 पॉइंट एजेंडा इनको भेजा और उस 7 पॉइंट एजेंडे के ऊपर मतलब थ्रू पाकिस्तान भेजा। उन्होंने कोई 14 पॉइंट्स का जो जवाब है वो बना के भेजा। अब उसके बाद से क्या है, ऐसा कुछ ख़ास अभी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि एज़ पर द यूएस लॉ, यूएस लॉ के हिसाब से कांग्रेस से अप्रूवल के लिए ज़रूरी है कि यूएस प्रेसिडेंट के पास जो राइट है वो 60 डेज़ की वॉर का है बगैर कांग्रेस की अप्रूवल के, जो कि इस फ्राइडे को पूरा हो रहा है। इसके बाद अगर जंग लड़नी है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कांग्रेस से अप्रूवल ली जाए। अब कांग्रेस से अप्रूवल एवरीबॉडी नोज़ कि यूएस के लिए काफ़ी मसला बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, इवन यूएस प्रेसिडेंट की अपनी पार्टी के भी, वो भी इस वॉर को लेके मतलब कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये एक एजेंडा है जो कि यूएस प्रेसिडेंट को ना इस जंग से रोके हुए है। दूसरी साइड पे क्या है, एवरीबॉडी नोज, अभी मई का मंथ है, आगे सितंबर अक्टूबर में जाके इनके मिड टर्म का काम शुरू हो जाएगा। तो मिड टर्म में जो कॉमन यूएस सिटीज़न है उसका तो प्रेशर होना है भाई। वो जब इस जंग की कॉस्ट अपने यूटिलिटी बिल्स में पे कर रहा है तो वो कुछ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो भी प्रेशर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में कुछ जंग का ना कोई बीच बचाव कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है बोथ साइड से। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक कोई मामला क्रैक नहीं हुआ। अब कल एक इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो उन्होंने ये पॉइंट्स भेजे हैं, मैं इनके ऊपर कुछ इतना ज़्यादा मतलब मज़ेदार नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी तक बॉल वहीं लटकी हुई है। अब वहाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जो हमारे पास ट्रेड्स बनती हैं, गोल्ड सेल होगा, ऑयल बाय होगा, ठीक है, और इवन डॉलर में भी स्ट्रेंथ रहेगी। ये क्या है कि टेंशन्स माउंट रहती हैं। तो सो ऐसी सूरत में हमने इन चीज़ों को देखना है। अब इस चीज़ के लिए आप क्या देख सकते हैं, आपको जो अच्छे मीडिया न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे कर सकते हैं, एप्पल फ़ोन है तो उस पे कर सकते हैं, सिस्टम है तो उस पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल जूस क्वाइट क्विक है, फ्री में सबसे बेस्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल जूस को आप, इसके जो फ़ोन का वर्जन है उसको यूज़ करें और वहाँ पर ये न्यूज़, जब तक ये न्यूज़ हैं, अब ये तकरीबन लास्ट 2 मंथ से यही सीन चल रहा है। तो ऐसी सूरत में मार्केट्स इन्हीं इवेंट से चल रही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ें कहीं थोड़ी कांस्टेंट होती हैं या कोई इसमें कोई लंबा ब्रेक हो, जैसे कि यूएस ने अपने 7 पॉइंट्स में ये लिख के भेजा है कि 2 मंथ्स का सीज़ फायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट्स अब रिलेटिवली ना अपनी बेसिक्स पे आएंगी। तो बेसिक्स पे आएंगी तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, बैंक्स। ठीक है, हम अपने लास्ट वीकली वीडियो में बैंक ऑफ जापान को, एफओएमसी को, बैंक ऑफ इंग्लैंड और इनको देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इस वीक में ऐसा मज़ीद क्या हो सकता है। बैंक ऑफ जापान का बताया था आपको कि इन्होंने रेट हाइक नहीं किया, लेकिन इनकी तरफ से हो इशारिया पॉजिटिव है। आप कह सकते हैं कि जो 3 मेंबर्स हैं, नॉर्मली बैंक ऑफ जापान की तरफ से यूनानिमस वोट होता है। ठीक है, मतलब बैंक ऑफ जापान कुछ इस तरीके से हरकत नहीं करते कि वहाँ कुछ यूनानिमस वोट ना हो या सारे लोग एक ही जगह पे मुत्तफिक ना हो। बट अभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई हमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए, क्योंकि राइजिंग इन्फ्लेशन है तो हमें रेट बढ़ाना चाहिए। अब ये एलिमेंट इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो किस ज़मन में होगा कि जब सेंटिमेंट न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा, फ्राइडे वाले दिन सस्पिशन नहीं है, ये कंफर्म है कि यूएस ट्रेरी ने और बैंक ऑफ जापान ने मिल के इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की है और अपने जापानीज़ येन में शदीद किस्म की स्ट्रेंथ देखी है। तो वो तो तकरीबन इशारे आना शुरू हो जाते हैं जब भी यूएसडी जापानीज़ येन
160 के करीब करीब होता है तो इंटरवेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पीछे भी हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि यार ये काफ़ी ज़्यादा तक करते हैं। ठीक है, ऑयल की प्राइसेस अप रहती हैं तो बैंक ऑफ जापान की अगली मीटिंग के लाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लाइव का मतलब है कि ऐसे में जापानीज येन में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। बेस्ट थिंग क्या होगा, अब यूएसडी जापानीज येन को शॉर्ट करें। इवन ऑस्ट्रेलियन वाले कल रेट हाइक करने जा रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसी तरह फिर बैंक ऑफ जापान की तरफ से रेट हाइक होगा, तो जहाँ जहाँ जापानीज येन बहुत वीक हुआ है आपके पास अच्छे पिप्स बन सकते हैं। ठीक है, डॉलर की हम बात कर चुके हैं। ये थोड़ा यूएस ईरान सीज़ फायर के ऊपर हम एक सीक्वेंस बता देते हैं कि अभी तक चला क्या है। अप्रैल 7 के बाद पाकिस्तान ने मीडिएट किया, 2 वीक सीज़ फायर अनाउंस हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद क्या हुई, टॉक्स हुई, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं पहुंच सका। ठीक है, यूएस ने अप्रैल 13 से पोर्ट ब्लॉकेट स्टार्ट कर दी। ठीक है, ईरान रीओपन्स देन रीक्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ईरान हैज़ वायलेटेड सीज फायर न्यूमरस टाइम्स। ईरान 14 पॉइंट रेस्पॉन्स, ट्रंप अनइम्प्रेस्ड। ये अभी तक का सीक्वेंस है। अच्छा, 7 अप्रैल के बाद से जब इन्होंने कोई फायर नहीं किया, तो इस वक्त जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है और जो इनकी पेंटागन है, वो कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जंग ख़त्म कर दी है, हम लोगों ने जंग ख़त्म कर दी है। तो ऐसी सूरत में अब अगर हम लेट सपोज इसी चीज़ को कंटिन्यूटी में रहते हैं कि आगे वॉर नहीं चलती, तो हमारे पास बेस्ट चीज़ क्या होगी ट्रेड के लिए, वो ऑयल होगा। क्यों होगा, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, तो ये जंग बंद होती है तो यहाँ से सप्लाई शुरू हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देखें यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया। ठीक है, ओपेक ब्लॉक को छोड़ दिया। अब इससे क्या मतलब हुआ कि यूएई इंडिपेंडेंटली अपना ऑयल मार्केट में बेच सकेगा। तो अब तो वो किसी का किसी रूल कायदे का पाबंद नहीं है। जब वो किसी रूल कायदे का पाबंद नहीं है तो वो जितनी मर्जी सप्लाई भेजे। ऐसे में जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस और कम होंगी, और ये जंग वाला तो मामला ख़त्म हो चुका होगा, तो ऑयल पे और सेलिंग प्रेशर आएगा। अच्छा, फिर क्या है, जो ओपेक के बाकी मेंबरान हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया लेड कर रहा है, उन्होंने भी कहा है कि वो 1 जून से ऑयल की फर्दर सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, अब इसमें क्या होना है, उधर से भी सप्लाई बढ़ रही है, इधर से भी बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी ओपन हो चुका है। तो जब ऑयल की मैसिव सप्लाई मार्केट में आएगी तो यकीनन प्राइसेस बढ़ेंगी, कम होंगी। अब ये चीज़ ना यूएस प्रेसिडेंट के मिड टर्म के साथ भी जुड़ती है। क्यों, क्योंकि उससे उस इलेक्शन में जाने से पहले वहाँ पर जो प्राइसेस हैं ऑयल की, उन्हें कम करना है। तो जब उन्हें कम करना है तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का सिनेरियो बनता है कि वो इस जंग को या तो डिस्कशन में ही रखे, या इसी तरह वो ब्लॉकेट करके बैठा रहे, या फिर यहाँ से वापस चला जाए, मतलब फर्दर जंग इनिशिएट ना करे, और मार्केट में जो सप्लाई लाइन है उसको बढ़ा के रखे। अब ये जो मार्केट में सप्लाई लाइन है, इस सप्लाई लाइन के बढ़ने से क्या होगा, अच्छा खासा जो है ना ऑयल के ऊपर प्रेशर आएगा। ऑयल इस वक्त $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और ये $100 से आप समझ लें कि इसमें $40 to $50 का मूव अगले 6 से 8 महीना में पड़ा हुआ है। तो द बेस्ट परफेक्ट ट्रेड कब, नंबर 1, इस जंग का कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आए, मतलब ऐसा कंक्लूजन होना कि जिसमें ये पाबंदियाँ शबंदियाँ ख़त्म हों और फ्रीली जो कंटेनर शिप्स हैं ये मूव करना शुरू कर दें। ठीक है, उस सूरत में अच्छा खासा ऑयल के ऊपर ट्रेड मौजूद है। ठीक है, जंग ख़त्म होने की सूरत में यूएस के ऊपर चूँकि ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो यूएस के ऊपर रेट कट्स आ जो है ना वो दोबारा से हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो रेट कट जो हैं यूएसडी जापानीज येन, ये फर्दर शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो लेवल्स हैं थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट अगर ये इनसे ऊपर आता है अब फिर सेल करें, और फिर जंग ख़त्म हो जाती है, दोबारा से रेट कट की बातें सामने आती हैं, तो ये अच्छा इसको सपोर्ट करेंगे। यूरो यूएसडी ऐसी सूरत में, अच्छा यूरो यूएसडी देखें, यूरो की जो लास्ट मीटिंग थी वो हमें बुलिश नज़र आती है। मतलब जून जून में इन लोगों ने रेट हाइक करना है।
ठीक हो गया, हालांकि वहाँ पर ग्रोथ का इशू मौजूद है। तो जब जून में रेट हाइक करना है और डॉलर में रेट कट की बात होती है, तो अगेन ये वाले जोन थोड़े अब तो बहुत मतलब नीचे हैं, बट ड्यू टू सम कोई टेंशन वेंशन की वजह से ये जोन टैप होते हैं, तो ये अच्छा खासा एक बाय सेटअप बन सकता है। सेम गोज़ फॉर द ब्रिटिश पाउंड, ये भी बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो मीटिंग ख़त्म हुई है लास्ट वीक में, इसमें जो इनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फिल, उन्होंने कहा है कि भाई रेट हाइक अभी करें। बढ़ती सीपीआई है, सीपीआई 3.3 है। यूके में जो मेजर कंसर्न होता है वो सर्विसेज सीपीआई का होता है, ठीक है, और सर्विसेज इससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर मौजूद है, और ये प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो डॉलर को सेफ्टी का है, जो याद रखें कि जो 28 फरवरी के बाद से डॉलर में स्ट्रेंथ आई है, दैट इज़ अ वॉर प्रीमियम। मतलब वो कोई मैक्रोज या यूएस की इकोनॉमी की वजह से स्ट्रेंथ नहीं आई, वो एक वॉर प्रीमियम है। तो ऐसी सूरत में इस वॉर प्रीमियम को ख़त्म होना ज़रूरी है। तो ये जो डॉलर में सॉफ्टनेस आएगी, यूएसडी जैपनीज येन शॉर्ट होगा, यूरो यूएसडी बाय होगा, पाउंड यूएसडी भी बाय होगा, और इसके साथ जो अच्छा मतलब जो मेरा फेवरेट होगा, दैट वुड बी इस मंथ के एंड तक न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक ही इफ़ है कि ये जो जंग है, या तो ये इसी तरीके से जंग बंदी में ही चलती रहे, या कोई अच्छा सा एग्रीमेंट तय पा जाए। ठीक हो गया। और गोल्ड भी बुलिश होगा। हाँ, गोल्ड में ये है कि जो लास्ट वीक का लो लगा है, वो इम्पोर्टेंट एरिया है। माइट पॉसिबल आपको पता है कि थोड़ा बहुत लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए थोड़ा नीचे हट करने के लिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा नीचे देखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक हमें बाय मिल सकती है। लेकिन ये भी शॉर्टर टर्म में, कोई बहुत लंबी बाय अभी गोल्ड में बनती नज़र नहीं आ रही। उसके सर्टन रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यार गोल्ड का अभी फ्यूचर क्या चल रहा है। इस वीक की अगर हम थोड़ी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट की पोजीशनिंग देख लें, तो हमें क्या नज़र आ रहा है? लेवरेज फंड्स हमें लॉन्ग नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स अभी तक भी ज़्यादा हैं, क्राउडेड शॉर्ट्स हैं। और चूँकि ये रिपोर्ट जो है ये 28 अप्रैल की है, इंटरवेंशन जो है इसके बाद हो रही है, उसका मतलब है कि ये जो इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे ये काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग में या निकल चुके हैं या कन्वर्ट हो चुके हैं। ब्रिटिश पाउंड जो है ये हमें लॉन्ग नज़र आता है। यूरो थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्योंकि यूरोप के ऊपर एक जो नई परेशानी अभी डेवलप हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनके ऊपर जो है ना एक 25% ऑटो टैरिफ लगा दिया गया है। ये कब लगा है? ये फ्राइडे को लगा है। तो ये यूरो की ग्रोथ में ना एक प्रॉब्लम मौजूद है। उसके बाद हम जो है ना देखेंगे कि अगर इसके ऊपर कोई निगोशिएशन हो जाती है, या एज़ यूजुअल जैसे ट्रंप पहले इन चीज़ों को कॉल बैक करता है कि वो टैरिफ पुट करता है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद वो अगेन वापस आता है, तो फिर यूरो में अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन ये जो टैरिफ वाली एक्टिविटी है, क्योंकि जो यूरोप का जो ऑटो सेक्टर है, याद रहे कि वो उनकी आप समझ लेना कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। क्यों? क्योंकि उनकी कार्स, उनके ट्रक्स, अच्छा खासा उनका जीडीपी के अंदर उसकी शमूलियत है, स्पेशली जर्मनी की। तो वो इम्प्रेशन जो है ना वो उनकी इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन कर सकता है, और उसके ऊपर टैरिफ जो है वो यकीनन उन्हें परेशान करेगा। डेली ओपन इंटरेस्ट और वीकली पोजीशनिंग एंड डेल्टास, और ठीक है। हाँ, बस इसको अब राउंड अप करते हैं। जो आने वाला वीक है इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, अगर कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हो जाए, ठीक है, अच्छा, इस पॉजिटिव ब्रेक थ्रू में गोल्ड इनिशियली बाय होगा, ठीक है, इक्विटीज आप जाएंगी, ऑयल नीचे आएगा, डॉलर भी थोड़ा बहुत नीचे वहाँ तक आएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है, येन इतना ज़्यादा बाय नहीं होगा, ठीक हो गया, गोल्ड यहाँ पे सेल होगा, ठीक हो गया, स्विस सेल होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैट डॉलर सेल होंगे, ऑयल अप होगा, डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है एनएफपी। ठीक है, एनएफपी तगड़ा आ जाता है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि यार यूएस की लेबर मार्केट तगड़ी है। अब ऊपर क्या है? हॉकिश डिसेंट। हॉकिश डिसेंट अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी तो लाजमी देखें। उस पर बताया है कि जो लास्ट टाइम मीटिंग थी जहाँ पर 8-4 का स्प्लिट था, वो स्प्लिट क्या बता रहा है, ठीक है, कि उसमें 3 मेंबर जो थे वो रेट कट की बातें, रेट हाइक की बातें कर रहे हैं। तो ये जो हॉकिश डिसेंट है, साथ में एनएफपी आती है, तो ये डॉलर को री करेगा, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ लेके आएगा।
बट अगर एनएफपी सॉफ्ट आ जाता है, कोल्ड आ जाता है, ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या है, स्टैगफ्लेशन का फियर होगा। और फेड इंडिपेंडेंस का तो खैर अभी अब बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर अभी मामला पॉजिटिव चल रहा है, तो वो फिर ये सिचुएशन हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट। और ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमूमन हम लोग स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के पीछे बाद में भागें, पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझें, पहले अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना समझें। उसका क्या है, आपको जियो पोलिटिकल हेडलाइंस का पता हो, कैलेंडर इवेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और वीकली लॉस कैप का पता हो, वीकली कैप प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन का आइडिया हो, और अपनी पोजीशंस का पता हो। समझें कि कितना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि यार यहाँ पर पिप्स कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं कितनी जल्दी कितने ड्रॉ डाउन में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हैं। आप बेशक आपकी स्ट्रैटेजी वट एवर द केस जो भी अच्छा है वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो कोशिश ये करें कि भाई रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए ट्रेड करें, क्योंकि आपने ये वन टाइम में ट्रेड नहीं करना, तो आप परमानेंटली आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस इसका हिस्सा बनना है इस चीज़ ने। तो इसको उस तरीके से अडॉप्ट करें ताकि यार ये रूटीन में ये आपको रिटर्न्स दें, थोड़ा सा ही, बट आपका जो कर्व है ना वो अर्निंग का भी बढ़े, साथ में लर्निंग का भी बढ़े। रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ द की, याद रख लें। थैंक यू।